हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइट वे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो आपके जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं, नेट के एग्ज़ाम हैं, जेआरएफ के एग्ज़ाम हैं, जितने भी हैं वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और जिनका भी यूनिवर्सिटी वगैरह में पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उस टॉपिक को कहते हैं हम संघवाद। संवाद आपने वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, आपने बुक्स में भी देखा होगा या आपने किसी वीडियो वगैरह में देखा होगा, पर आप सही तरीके से इसका अर्थ नहीं समझ पाए होंगे। चलिए आज इसे ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि संवाद किसे कहा जाता है, भारत क्या एक संवाद है या नहीं है, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज़ादी के समय अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। आज मैसूर का नाम कर्नाटक और मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया है। 1947 में भारत संघ के प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई, मद्रास, त्रावणकोर, चंद्रनगर, असम आदि थे। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। यानी कि जो सोवियत रूस था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसका विघटन हो गया था। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण महाशक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थी। उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कनाडा में अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई। यानी कि जो कनाडा था उसमें दो तरह के लोग रहते थे, ठीक है, एक इसमें अंग्रेजी भाषी और एक फ्रेंच भाषी, तो दोनों में कहीं ना कहीं अलगाव की भावना उत्पन्न हुई। सोवियत संघ और कनाडा संघीय व्यवस्था वाले देश थे, ठीक है, यानी जो रूस था और कनाडा था वो उनमें फेडरल सिस्टम अपनाया जाता था। भारत की तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी कि जो उप वेस्ट इंडीज था वो भारत की तरह कहीं ना कहीं अंग्रेजों का गुलाम था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ का जन्म हुआ, ठीक है। इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। 1962 में वेस्ट इंडीज संघ को भंग कर दिया गया था। 1973 में चिगु आरामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संस्थाओं का निर्माण किया। तो दोस्तों, जो वेस्ट इंडीज होता है वो अनेकों द्वीपों में बटा हुआ देश है, ठीक है, उसको ही हम यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों को सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं। भारत में हम विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है। दोस्तों, आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि आप समझ सकें कि किस प्रकार से एक संघवाद के नींव तैयार होती थी, ठीक है, और किस प्रकार से देशों ने उसे अपनाया। राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया है। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। यानी कि जो अमेरिका में फेडरल सिस्टम का जो अमेरिका संघवाद है वो कहीं ना कहीं भारत और जर्मनी के संघवाद से अलग है, ठीक है। वहाँ आप सभी को पता है कि वहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष बनता है और राष्ट्रपति बनता है, उसके ही सभी नेतृत्व में सरकार होती है, ठीक है। अब भारत में केवल यहाँ पर राष्ट्रपति औपचारिक मात्र होता है, ठीक है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो कहीं ना कहीं कार्यपालिका का मैन लीडर होता है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को समाहित करती है, केंद्र और प्रांत का स्तर, ठीक है, यानी कि दो स्तरों में बांट रखी है कोई भी, एक प्रांत स्तर पर और एक केंद्र स्तर पर। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारत में दो प्रकार की सरकारें देखने को मिलती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को समाहित करती है, ठीक है, ये हमने देख लिया। संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, परंतु भारत में एक ही नागरिकता है। यानी कि आप अमेरिका में देखोगे दो तरह की वहाँ पर नागरिकता दी जाती है, एक राज्य की नागरिकता और केंद्र की नागरिकता। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी है, यानी कि वहाँ पर दोनों ही जगह पर संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है।
ठीक है। तो अगर कोई भी राज्य और केंद्र की शक्तियों में जैसे ही टकराव होता है तो उसको जो रोकने के लिए वहाँ पर न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीतिक संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकता से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। ठीक है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे, यानी कि वे भी भारत की तरह उपनिवेश थे। 1950 में इबादत संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों अब जो उपनिवेश वर्ड आ रहा है, उपनिवेश का मतलब होता है कि जो एक उसमें शासन करने वाला देश होता है, एक गुलाम देश होता है। जो शासन करने वाला होता है वो कहीं ना कहीं गुलाम देश पर उपनिवेश करता है, यानी कि वह वहाँ से कच्चे माल को ले जाकर अपने देश में तैयार कराता है। ठीक है। और फिर उसी माल को तैयार कराने के बाद वह अपने उपनिवेश देश में उसको बेचता है, तो वह उपनिवेश देश बन जाता है जिसमें आप अपना क्या कर रहे हो, निवेश कर रहे हो। नाइजीरिया की 3 बड़ी जातीयताएं थी, एरुबा, इबो और हाउसा फुलानी। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस नियंत्रण करती थी, यानी वहाँ पर पुलिस शासन चलता था। 1979 के नाइजीरिया के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र को दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे, यानी कि लोकतंत्र तो वहाँ पर आ गया पर कहीं ना कहीं वहाँ पर धार्मिक विभेद बना रहा। नाइजीरिया संघ के सामने यह समस्या बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा, यानी नाइजीरिया देश है वो कहीं ना कहीं उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह तेल पर टिकी हुई है। तो यह डिसीजन किया है कि उस पर किसका नियंत्रण होगा, उस पर लोकतांत्रिक सरकार का नियंत्रण होगा या पुलिस प्रशासन का नियंत्रण होगा। भारत में मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों का भी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वे आपस में तालमेल बिठाकर वे कहीं ना कहीं सिद्धांत पर आधारित और अपना कार्य करेंगे। भारत में यह निर्णय किया गया। भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। फेडरेशन को होता है संघवाद और यूनियन का अर्थ होता है संघ। ठीक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहले अनुसूची में वे निर्दिष्ट होंगे, यानी कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है। तो उसमें नाम इसका मतलब है कि जो केंद्र को ही ज़्यादा शक्ति दी गई है। ठीक है। इसमें भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार। ये 2 प्रकार की होती है कि एक राज्य सरकार होती है और केंद्र सरकार। भारत के अंदर शक्ति विभाजन के महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी है। ठीक है। संविधान के अनुसार संघ सूची के विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जितनी आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ है वो सभी केंद्र सरकार के हाथ में दे रखी है। और जो अनुसार संघ सूची पर जो भी कानून बना सकते हैं केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है, संसदीय कानून बना सकती है। प्रमुख संघ सूची के विषय है प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक, तार, मुद्रा, बंदरगाह आदि क्या है प्रमुख संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय पर आमतौर पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है, यानी कि राज्य ही सरकार वहाँ पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के प्रमुख विषय कृषि, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन जिन्हें पंचायतें बोला जाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, श्राव, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन आदि राज्य सूची के विषय। अब आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है कि उस पर दोनों तरह के कानून बनाए जा सकते हैं, केंद्र भी बना सकते हैं और राज्य भी बना सकते हैं। उसमें कृषि, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन ये सब आते हैं। ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत मजदूर, शिक्षा, वन, उत्तराधिकार आदि ये सभी क्या है किसके अंदर आते हैं, समवर्ती सूची के आते हैं। कुछ अवशिष्ट विषय भी है। ठीक है। उस पर केवल केंद्र के विधायिका ही कानून बना सकती है, जैसे साइबर कानून। ठीक है। सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है। टीटी कृष्णमाचारी संविधान निर्माता चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्र सरकार करे और ऐसा करने से उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो, यानी कि
कुछ जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने सोचा था कि कहीं ना कहीं केंद्र को ज़्यादा शक्ति देने का निर्णय दिया गया था, जिससे कि संघ बना रहे और उससे कोई भी राज्य अलग ना हो सके। ठीक है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी भी राज्य में उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर के नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तभी पावर किसका है? ये पावर संसद को है। ठीक है, यानी केंद्र को। किसी राज्य की सीमाओं और परिवर्तन और नाम परिवर्तन से पहले उस राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। संविधान के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है। आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र का नियंत्रण है। राज्य अनुदानों और सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। नियोजन की व्यवस्था अपनाने के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के पास सिमटती गई है। राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। ऐसा परिस्थिति आ सकती है कि जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए। ऐसा करने पर पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों। अब उसी प्रकार हम अनुच्छेद 257 को समझ लेते हैं। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई अड़चन न हो। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है और इसे चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य न तो उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उन्हें सेवा से हटा सकते हैं। संविधान के अन्य अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जो देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाए। इसी के तहत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया है। राज्यों ने समय समय पर ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता की मांग की है। इससे केंद्र और राज्यों के मध्य संघर्ष विवाद का जन्म हुआ है। यानी कि हमेशा मांग ये रही है कि राज्य भी कहीं ना कहीं ज़्यादा शक्तियों की मांग करते हैं और वे भी अनेक विषयों पर कानून बनाना चाहते हैं, पर यही कहीं ना कहीं संघ और राज्यों का विवाद का मुद्दा रहा है। संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क है या ढांचा है। इस पर ईंट गारा सूर की चुनाव चढ़ाने का काम राजनीतिक वास्तविकताओं द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशाली प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। 1950 से 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान कांग्रेस का वर्चस्व केंद्र था और राज्य दोनों थे। यानी कि कुछ टाइम तक के 1964 या 65 तक के केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस सरकार रही है, तो किसी प्रकार का डिस्प्यूट देखने को नहीं मिला है दोनों के बीच में। ठीक है। उस समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई। देश में अनेक राज्य तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल दलों में द्रमुक अकाली दल माकपा ने स्वायत्तता की मांग की कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। यानी कि वे चाहते थे राज्य की हमारे पर कहीं ना कहीं वित्तीय संसाधनों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांग में ज़्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मांग छुपी हुई है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग इसके उदाहरण है। यानी कि जो तमिलनाडु और पंजाब राज्य है, उन्होंने कहीं ना कहीं तमिलनाडु में वहाँ पर क्या हिंदी का विरोध किया है और पंजाबी भाषा का कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रचार करने की कोशिश की गई है। संविधान सभा में राष्ट्रीय सभा पर बहस के दौरान नेहरू को हिंदी भाषी प्रांतों से दूसरों के प्रति उदारता बरतने के लिए आग्रह करना पड़ा था। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। लेकिन जो भी कार्य राज्यपाल करता है तो वह कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखा जाता है कि वो सब कार्य कहीं ना कहीं वह केंद्र सरकार के अनुरोध पर कर रहा है। केंद्र राज्य मसलों से संबंधित आयोग सरकारी आयोग है, 1983 में बना। 1998 में अपनी रिपोर्ट में सरकारी आयोग ने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। ठीक है।
संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से अनुच्छेद 356 इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा सकता, आर्टिकल 356 के अनुसार। तो दोस्तों 356 अक्सर राज्यपाल की अनुशंसा पर लगाया जाता है कि जब कोई राज्य सही तरीके से संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो वह केंद्र को यह निर्देश देता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये आर्टिकल हमेशा विवादों में रहता है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 3 साल हो सकती है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। 1959 में केरल और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय की राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। तो जो वहाँ पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया तो उसकी पड़ताल कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकता है। 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर को निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया गया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख भाषाई समुदाय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का तथा 1966 में पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ। 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर 3 राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। आमतौर पर 2 प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। पहला सीमा विवाद और दूसरा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर विवाद है। मणिपुर और नागालैंड के बीच में सीमा विवाद पुराना है। पंजाब और हरियाणा के मध्य चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद हुआ है। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब नेताओं तो इस बात पर सहमति बनी कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। नर्मदा नदी जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच विवाद है। तो दोस्तों ये कुछ डिस्प्यूट हुए हैं केंद्र और राज्यों के संबंध में। ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये सब चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। भारतीय संघवाद की नायाब विशेषता है कि अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। जैसे कि राज्यसभा में राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। शक्ति को बंटवारों की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। विशेष प्रावधानों वाले राज्य असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है। यहाँ पर विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी है। विशेष दर्जा वाला राज्य अनुच्छेद 370 था, जिसे हटा दिया गया। जम्मू और कश्मीर के रजवाड़ों में से एक था, जिसके पास भारत या पाकिस्तान से जुड़ने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायली घुसपैठिए भेजे गए। तब महाराजा हरि सिंह को भारत की मदद लेने के लिए भारतीय संघ में शामिल हुए। अनुच्छेद 370 के अनुसार संघ और समवर्ती सूचियों में उल्लेखित मामलों पर कोई भी कानून बनाने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता थी। जम्मू कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार के पास सीमित शक्तियाँ थी और संघ तथा समवर्ती सूची में दी गई शक्तियाँ केवल राज्य की सहमति से उपयोग में लाई जा सकती थी। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से 2 संवैधानिक आदेश किए थे, जिससे संविधान के 2 बड़े हिस्सों को राज्य में लागू कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और झंडा था। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाए संसद को शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं अब समाप्त कर दी गई है। इसमें यही कहा गया है कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं राज्यों में भी विवाद का कारण बनता है कि उन राज्यों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बारे में भी यह घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान में संशोधन जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से लागू किए जा सकते थे। वर्तमान में अनुच्छेद 370 को विशेष दर्जा स्थिति में नहीं है, वह हटा दिया गया है। आप सभी समझते हैं। यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। संघवाद के एक इंद्रधनुष की तरह होता है, जहां प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है। विभिन्नता और स्वायत्तता की मांगों के प्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था इस सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार हो सकता है। बेल्जियम एक संघीय राज्य है जिसमें 3 समुदाय, फ्रेंच समुदाय, फ्लेमिश समुदाय और जर्मन समुदाय
बेल्जियम 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है, वैलोन, फ्लेमिश और ब्रुसेल्स क्षेत्र। बेल्जियम में 4 भाषाई क्षेत्र है, फ्रेंच, डच क्षेत्र, ब्रुसेल की राजधानी के द्वीपभाषी और क्षेत्र, जर्मन भाषी क्षेत्र। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मैंने संवाद को आपको सभी क्षेत्र बता दिए, सभी देशों में किस प्रकार से संवाद को लाया गया है, ठीक है दोस्तों। और अमेरिका के फेडरल से किस प्रकार से यूनियन शब्द अपनाया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। किस प्रकार से जर्मनी के संविधान में क्या अपनाया गया है, रूसी संविधान में क्या अपनाया गया था, यह आप सभी को मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आपको संवाद से संबंधित किसी प्रकार का अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहा होगा, आप अच्छे से सब चीज़ समझ चुके हैं किस प्रकार से संवाद के ढांचे को भारतीय संविधान में यूनियन शब्द को लाया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया है। अगर टॉपिक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।